वेलकम बैक किड्स। लास्ट लेक्चर में हम स्टमक पे थे। हियर वील बिगिन विद स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टार्टिंग विथ स्मॉल इंटेस्टाइन। जैसे कि स्टमक ओपन होता है तो अलग अलग सेक्शंस थे स्टमक में। उसी तरीके से जो इंटेस्टाइन होता है दैट ऑल्सो इज डिवाइडेड इनटू बेसिकली 3 पार्ट्स, बट द मोस्ट important and interesting fact about this is the small intestine is that this is the largest part of the largest कहना गलत होगा, this is the longest part of the entire alimentary tract या alimentary canal which can measure up to 7 meters in its length. तो स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे पूरे एलिमेंट्री कनाल का लॉन्गेस्ट पार्ट है दैट कैन मेजर अप टू 7 मीटर्स लॉन्ग। ये होता कैसे है? बेसिकली जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है एलिमेंट्री कनाल में, जो कि कॉइल्ड फॉर्म में यानी कि मुड़े तोड़े से फॉर्म में, बहुत ही कंजेस्टेड और कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म में हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में सिचुएटेड होता है। दिस इज द रीजन ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। तो इसके अंदर कुछ मैंने आपको बताया था कि 3 सेक्शंस होते हैं। स्टमक से जब भी स्टमक से कनेक्टेड है, मैंने इससे पहले आपको दिखाया था कि स्टमक डिओडेनम में खुलता है, तो मतलब इन स्मॉल इंटेस्टाइन में खुलता है। तो जो सबसे पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का दैट इज़ द डिओडेनम। उसके बाद जो कॉइल्ड पार्ट्स हैं जो कि मेजर सेक्शन बना रहे हैं, बीच का एरिया बनाता है हमारा दूसरा पार्ट, ये पहला पार्ट, और एंड की तरफ होता है तीसरा पार्ट। सबसे पहला पार्ट जो है जहाँ पे स्टमक कनेक्टेड होता है दैट इज़ द डिओडेनम। जो दूसरा पार्ट है दैट इज़ द जेजिनम। और जो तीसरा पार्ट है जो कि एंड कर रहा है पूरे के पूरे इंटेस्टाइन, द स्मॉल इंटेस्टाइन को, दैट इज़ द इलियम। इन तीनों पार्ट्स के थ्रू फ्लोट होते 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 हमारा जो इंटेस्टाइन है दैट बिकम्स वेरी लार्ज एंड हेंस इट टर्न्स अप टू 7 मीटर। अब रीज़न क्या है? सिर्फ पार्ट्स होने की वजह से। ये जो पार्ट्स हैं इनके अंदर एक स्ट्रक्चर मौजूद होता है सब में विच इज़ कॉल्ड एज विलाई। विलाई होता क्या है? जो इंटेस्टाइन की वॉल होती है उस वॉल के, ये तो बाहर का साइड हो गया, अंदर के साइड बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, बहुत छोटे छोटे, वेरी फाइन। ये प्लूरल फॉर्म है इसका। इसके सिंगुलर फॉर्म में इसको विलस कहते हैं, सिंगुलर फॉर्म में। तो बहुत सारे विलाई मौजूद होते हैं। तो बहुत लॉजिकल सी बात है, ये एक लाइन, हमें इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आना है। हमने एक तरीका ये लिया और एक तरीका ये लिया, तो ज़्यादा सरफेस ऑक्यूपाइंग एरिया कौन सा है? ऑब्वियसली ये है। ज़्यादा सरफेस इस एरिया में इस तरीके से ऑक्यूपाई हो रही है, तो यही एग्जैक्ट फंक्शन करता है विलाई। करता क्या है? ये जो विलाई होता है ये बहुत ही फाइन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जो कि मेजरली इंटेस्टाइन के सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करने के इंटेंशन से होते हैं। और ये सरफेस एरिया को इंक्रीज़ करते भी हैं। किस हद तक? अप्रॉक्सीमेटली जो एक्चुअल स्मॉल इंटेस्टाइन होता उससे 8 टाइम्स ज़्यादा कर देते हैं ये विलाई इंटेस्टाइन के रीजन को, स्मॉल इंटेस्टाइन के absorbed होने के रीजन को। सो दिस इज द रीजन दैट इज वाई विलाई प्ले एन इम्पॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। जब इसी स्मॉल, क्योंकि अब इस तरीके से है तो बहुत ही छोटे से स्पेस में आ जाती है। अब जब इसको हम एलोंगेट करते हैं और स्ट्रेच करते हैं तो वो स्ट्रेच लेंथ जा सकती है अप्रॉक्सीमेटली 7 मीटर तक, एंड दैट इज़ वाई इट इज़ द लॉन्गेस्ट पार्ट। स्मॉल क्यों कहते हैं? बिकॉज जब हम पूरे के पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो ये जो इंटेस्टाइन का रीजन है ये बड़े से इंटेस्टाइन के रीजन के अंदर आता है। तो फिजिकली जब हम देखते हैं, फिजिकली यानी कि जब हम डायग्राम में डाइजेस्टिव सिस्टम को देखते हैं तो ये बहुत ही छोटा सा एरिया दिखता है और ये मेजर एरिया दिखता है। दैट इज़ वाई इसको हम स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और इस वाले को लार्ज इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में ये तो हो गया इसका स्ट्रक्चर का काम अगेन। नाउ व्हाट इज़ द बेसिक इंटेस्टाइनल विलाई का बेसिक फंक्शन में पता चल गया। इसी के साथ साथ यहाँ अभी तक हमने देखा कि बस कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स का ही पार्शियल डाइजेशन हुआ है, अभी तक हमारा फूड पूरी तरीके से डाइजेस्ट नहीं हुआ है। और हमने पढ़ा था कि होलोजोइक न्यूट्रिशन में 5 स्टेप्स होते हैं। इंजेशन हो चुका है, डाइजेशन अभी भी पेंडिंग है। तो पूरा का पूरा फूड का डाइजेशन कंप्लीट होने का काम इसी जगह पर होना है। डाइजेशन कंप्लीट से मेरा मतलब है सिर्फ और सिर्फ फूड का डाइजेशन, न्यूट्रिएंट्स का डाइजेशन। तो बाकी जितने भी न्यूट्रिएंट्स अभी तक डाइजेस्ट नहीं हुए उनका डाइजेशन होता है यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन में। कैसे? स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स अपने सिक्रीशंस को रिलीज़ करते हैं। एक पैंक्रिया जो कि पैंक्रियाटिक जूस को रिलीज़ करता है,
और एक है लिवर, जो कि बाइल जूस को सिक्रीट करता है। ये दोनों इंटेस्टाइन में जाके मिलते हैं ड्यूडेनम के रीजन में, और सिचुएटेड कहाँ होते हैं, जहाँ पे स्टमक एंड हो रहा है और इंटेस्टाइन का रीजन शुरू हो रहा है, इन दोनों के बीच में एक लीफ लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है। अभी हम लास्ट में जब इंटेस्टाइन डाइजेस्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। ये होता है पैंक्रिया, और इसके ठीक बगल में यहाँ पे एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर होता है जिसके ऊपर एक गॉल ब्लैडर होता है, उसको कहते हैं हम लिवर। इन्हें भी अभी हमें जब हम फिजियोलॉजिकल प्रोसेस पढ़ेंगे पूरा डाइजेशन का तो डिटेल में स्टडी करेंगे। तो ये हो गए पैंक्रियाज और लिवर, जो कि अपने जूसेस को, अपने डाइजेस्टिव जूसेस को इंटेस्टाइन में रिलीज़ करते हैं। ये दोनों जूस प्लस इसका स्मॉल इंटेस्टाइन का अपना खुद का डाइजेस्टिव जूस, जिसको हम सकस एंट्रिकस कहते हैं, ये तीनों के तीनों मिलके बनाते हैं इंटेस्टाइनल डाइजेस्टिव सिक्रीशंस। और करते क्या हैं, हमारे फूड के जितने भी कंपोनेंट्स अभी रह गए हैं, कार्बोहाइड्रेट्स भी पार्शियली डाइजेस्ट हुए थे, तो कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, इन सब का ओवरऑल डाइजेशन यही कंप्लीट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन आगे प्रोसीड कहाँ होता है, ये खुलता किस में है, यहाँ से हम देखते हैं ना, ये कनेक्ट किस में हो जा रहा था, लार्ज इंटेस्टाइन में। लार्ज इंटेस्टाइन सिर्फ नाम से लार्ज है, इट इज़ मच स्मॉलर दैन द स्मॉल इंटेस्टाइन। ये भी एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिसकी मेजरमेंट 1.5 से 1.8 मीटर्स तक की होती है, पर ये ब्रॉड ज़रूर होता है, ब्रॉड यानी कि चौड़ा होता है एज़ कम्पेयर टू द स्मॉल इंटेस्टाइन। इसका काम क्या होता है, अभी तक हमने फूड का डाइजेशन देखा ना, पर डाइजेशन के प्रोसेस में मिनरल्स और वाटर का भी तो डाइजेस्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिनरल और वाटर जो अभी तक अनएब्जॉर्ब्ड या अनडाइजेस्टेड रह गए हैं, वो सारे के सारे डाइजेस्ट कहाँ होते हैं, यही लार्ज इंटेस्टाइन में आकर। सो बेसिक एब्जॉर्प्शन ऑफ एवरीथिंग इज डन ओवर, मतलब ऑफ वाटर एंड मिनरल इज डन इन द लार्ज इंटेस्टाइन। इसके बाद यहीं पे फूड लिक्विड, क्योंकि वाटर जब ले लिया गया तो फूड का स्टेट अभी तक लिक्विड था, वो कन्वर्ट हो जाता है सेमी सॉलिड फॉर्म में, और सेमी सॉलिड फॉर्म में ही जाके स्टोर हो जाता है रिलीज होने से पहले तक, बिफोर रिलीजिंग। मिनरल्स और वाटर डाइजेस्ट होंगे तो मेजर फंक्शन क्या हो गया लार्ज इंटेस्टाइन का, ये न्यूट्रिएंट्स को डाइजेस्ट नहीं करेगा और ना ही किसी तरीके का डाइजेशन प्रोसेस फूड से रिलेट करेगा, लेकिन ये क्या करेगा, मिनरल्स, वाटर्स यानी कि इलेक्ट्रोलाइट्स वगैरह जितने भी बचे होंगे उन सबको एब्जॉर्ब करके फूड को कन्वर्ट कर देगा एक सेमी सॉलिड मास में, जो कि बेसिकली स्टूल होता है। एंड बाय नाउ यहाँ पे फूड जैसे ही पहुँचता है, स्टोर कहाँ होता है, रेक्टम, जो कि एक अगेन पार्ट होता है स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन का। ये लार्ज इंटेस्टाइन भी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरह 3 हिस्सों में बटा होता है। कौन से हैं वो 3 हिस्से, पहला होता है केइकम, फिर होता है कोलन, जो कि 2 होता है, मतलब 2 इन द सेंस कि एक ही कोलन है पूरा, पर 2 सेक्शंस में डिवाइड हो जाता है। जो ऊपर की तरफ जाने वाला सेक्शन होता है इसको हम असेंडिंग कहते हैं, जो नीचे की तरफ होता है वो डिसेंडिंग होता है। ये रीजन होता है केइकम का, और लास्ट में असेंडिंग एंड डिसेंडिंग होता है रेक्टम, जहाँ पे फूड स्टूल, अब तो फूड कह ही नहीं सकते, वो स्टूल हो चुका है, स्टोर होता है। फाइनली स्टोर होने के बाद जब बॉडी अर्ज क्रिएट होती है तो एनस जो कि लास्ट पार्ट था एलिमेंट्री कनाल का, उसके थ्रू वेस्ट डिस्चार्ज कर दिया जाता है बॉडी के बाहर। एंड बाय नाउ we are done with the process of digestion in human beings. Digestion, process of digestion यानी कि reactions बचे हैं, क्या कौन सा एंजाइम, अलग अलग एंजाइम्स हमने देखा वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा, वो सब बचा है, पर पूरा का पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम हमें समझ में आ चुका है। So by the end of all the individual part that we have studied in elementary canal, now we are very capable of drawing a well labeled diagram of the human digestive system. I have drawn this before. What is left is the labeling of the diagram. So this dotted area that you see, we'll start with the first part. This is the buccal cavity. Obviously the opening inside the mouth is called as the buccal cavity. This produces the main supply of saliva, the main gland that is the below the ear, कौन सा था, parotid salivary gland. You can also mention it just as a salivary gland, ये दिखाने के लिए कि ये एक important gland है digestive system का। ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो कनेक्ट कर रहा है बकल कैविटी को स्टमक से, ईसोफेगस के ठीक बाद स्टमक, जिसके सेक्शंस होंगे अलग अलग। सबसे पहला वाला हो जाता है आपका फोरगट, ये होता है मिडगट,
फोर गट, मिड गट, और ये होता है हाइंड गट. गट मीन्स स्टमक. In biological terms, stomach is also called as gut. Then right below the stomach we have a leaf shaped gland again, that is pancreas, which releases the pancreatic juice. And then we have by the side of this a liver, जिसके ऊपर गॉल ब्लैडर होता है, जहाँ पे बाइल जूस जो कि मेन सिक्रीशन है लिवर का, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर के अंदर. उसके बाद आता है मेरा स्मॉल इंटेस्टाइन, जिसके वेरियस पार्ट्स हैं. स्टमक से ठीक निकलने वाला पार्ट सबसे पहला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का, दिस रीजन, विच ये है आपका गॉल ब्लैडर. जो मैं रेड डॉट से दिखा रहा हूँ दैट इज़ द एग्जैक्ट लोकेशन जिसको हम लेबल करते हैं. सो दिस विल बी द ड्योडेनम. ड्योडेनम से ठीक बाद वाला होगा जेजुनम, और लास्ट वाला होगा इलियम. ये तीनों मिल के क्या बनाता है आपका स्मॉल इंटेस्टाइन. आफ्टर द स्मॉल इंटेस्टाइन कम्स व्हाट लेयर. सबसे पहले ये रीजन होता है लार्ज इंटेस्टाइन का, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में कन्वर्ट हो रही है, दैट इज़ द केकम. इसके बाद ये जो ऊपर जा रहा है और नीचे जा रहा रीजन है, दिस इज द असेंडिंग साइड एंड दिस इज द डिसेंडिंग साइड ऑफ द कोलन. एंड लास्ट पार्ट जहाँ पे स्टूल टेम्पररी स्टोर होता है, दैट इज द रेक्टम. और ये तीनों मिलके क्या बनाएंगे आपका लार्ज इंटेस्टाइन. एंड दिस इंटेस्टाइन विल फाइनली टर्मिनेट एट एन ओपनिंग कॉल्ड एज एनस. तो इसमें जितने भी पार्ट्स आपको दिख रहे हैं, इसमें से तीन जो हैं वो इंपॉर्टेंट ग्लैंड्स हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के. दैट इज़ फर्स्ट इज द सलाइवरी ग्लैंड, अदर इज़ द लिवर एंड द थर्ड वन इज़ द पैंक्रियास. बाकी सारे दे आर द मेजर पार्ट्स ऑफ द एंटायर ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम. नाउ बाय नोइंग दिस वी नो कि सारे के सारे एलिमेंट्री कनाल के स्ट्रक्चर्स कैसे सिचुएटेड होते हैं. फिजियोलॉजिकली ये प्रोसेस कैसे होता है, यानी कि जितने भी एंजाइम्स वगैरह सारी चीज़ें अभी हमने पढ़े हैं वो क्या पाथवे फॉलो करते हैं, कैसे रिएक्शंस होते हैं कि डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है. होलोजोइक न्यूट्रिशन पढ़ते वक्त वी हैव स्टार्टेड कि इट इज़ कंप्लीटेड इन 5 मेजर स्टेप्स, जिसमें से सबसे पहला होता है इंजेशन. हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में इंजेशन कहाँ हुआ, बकल कैविटी में, जहाँ पे फूड का मैकेनिकल डाइजेशन हुआ. तो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस इज अ मिक्सचर ऑफ केमिकल एंड अ फिजिकल प्रोसेस, कभी केमिकल एंड देन ऑल्टरनेटेड बाय अ फिजिकल प्रोसेस. तो बकल कैविटी में मैकेनिकल डाइजेशन हुआ फूड का, जहाँ पे सबसे पहला रिएक्शन इंजेशन कंप्लीट हो गया, दैट्स इट, टेकिंग इन द फूड. दूसरा स्टेप हुआ डाइजेशन का, जो अगेन इनिशिएट कहाँ हो गया, बकल कैविटी में ही. कैसे, जब सलाइवा के अंदर जो सलाइवरी अमाइलेज था वो मिला. कैसे, जो भी हमारे फूड का स्टार्च और कॉम्प्लेक्स शुगर था वो किस में कन्वर्ट हुआ, सिंपल शुगर, माल्टोज में. पार्शियल डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, किसके वजह से, टैलिन की वजह से. एंजाइम्स में रेड पेन से लिख रही हूँ ताकि आपको क्लियर हो. टैलिन का दूसरा नाम सलाइवरी अमाइलेज भी होता है, आपको याद हो तो. और ये मीडियम कैसा था, एसिडिक. तो सबसे पहला केमिकल रिएक्शन जो हुआ वो डाइजेशन का वो बकल कैविटी में ही हुआ, और हुआ क्या, टैलिन के थ्रू. तो ये हो गया बकल कैविटी में. फर्दर यही डाइजेशन का प्रोसेस कैरी ऑन हुआ स्टमक में भी. स्टमक में क्या क्या रिएक्शंस हुए, गैस्ट्रिक जूसेस वगैरह सीक्रेट हो रहे थे, ये हमने देखा है अभी. तो सबसे पहली चीज़ क्या हुई थी, HCl. म्यूकस तो पेट के वॉल के लिए था, सो दैट वाज, उससे रिएक्शंस नहीं होंगे. तो सबसे पहली चीज़ जिससे रिएक्शन होंगे वो क्या हो सकता है, कंसनट्रेटेड HCl. तो एक रिएक्शन तो मैंने आपको पहले भी बताया था, पेप्सिनोजन का पेप्सिन में कन्वर्ट होना इनएक्टिव फॉर्म से. अब जो पेप्सिन बनेगा वो क्या करेगा, प्रोटीन्स को किस में कन्वर्ट करेगा, प्रोटियोजेस और पेप्टोन्स में. किसके प्रेजेंस में होगा ये, पेप्सिन के प्रेजेंस में. और पेप्सिन बना कैसे है, पेप्सिनोजन को जब एसिडिक मीडियम मिला था तब. और एसिडिक मीडियम आया किससे था, कंसनट्रेटेड HCl से. सो ये चीज़ अगेन, यहाँ पे एसिडिटी सलाइवा की वजह से थी, यहाँ की एसिडिटी कंसनट्रेटेड HCl की वजह से है. तो ये स्टमक के सारे रिएक्शंस, यहाँ पे बेसिकली क्या मिलना था, एक ही तरीके का एंजाइम हमें मिला था, दैट वाज पेप्सिन. तो ये एक रिएक्शन हो गया. एक और एंजाइम जो कि फर्दर आप स्टडी करेंगे, खैर छोटे बच्चों में तो ज़रूरी नहीं है कि सारे एडल्ट्स में, दिस हैपेंस ओनली इनसाइड द यंग किड्स. उसमें होता है कि एक एंजाइम एक प्रोडक्ट होता है इन्फेंट्स के फूड में, दैट इज़ रेनिन, दैट इज़ केसीन.
जो कि कन्वर्ट करता है केसीन को पैराकेसीन में। और ये होता कैसे है? एक एंजाइम होता है रेनिन, और क्योंकि पेट में रिएक्शन हो रहा है तो ऑब्वियसली मीडियम कैसा होगा? एसिडिक। व्हाट हैपेंस इज केसीन इज बेसिकली मिल्क के अंदर पाई जाने वाली एक तरीके की प्रोटीन है, जिसको इन्फेंट्स के केस में इन्फेंट्स यानी कि छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे, उनको कन्वर्ट करना ज़रूरी होता है पैराकेसीन में, ताकि फर्दर उसका डाइजेशन कैरी ऑन हो सके। ये जो रिएक्शन है ये सिर्फ और सिर्फ इन्फेंट्स में होगा, हमारे अंदर नहीं होता है। नाउ द सेकेंड, वो भी इसलिए बिकॉज दे आर मेजरली फीडेड ऑन मदर्स मिल्क, दैट इज़ वाई। अब ये पूरा का पूरा जो फूड है पेट के अंदर आते आते ये कन्वर्ट हो चुका है एक स्पेशल टाइप के लिक्विड में, कम्प्लीटली लिक्विड, जिसे हम इस स्टेज पे काइम कहते हैं। सो काइम इज़ द लिक्विड विच इज़ नाउ प्रेजेंट इनसाइड द स्टमक आफ्टर ऑल द डाइजेशन रिएक्शन हैज़ बीन परफॉर्म। इसके बाद फूड कहाँ जाता है हमारा? नाउ इट इज़ ट्रांसफर्ड टू द स्मॉल इंटेस्टाइन, यानी कि आगे के जो रिएक्शंस हमें पढ़ने हैं वो कहाँ होंगे, और आगे क्या मेजर सारे रिएक्शंस अब यहीं होने हैं डाइजेशन के प्रोसेस से रिलेटेड। सो द नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू स्टडी इज स्मॉल इंटेस्टाइन। यहाँ पे क्या क्या होगा? हमने सबसे पहले सुना था कि लिवर अपने बाइल को यहाँ पर रिलीज़ करता है, यानी कि बाइल का एक स्पेशल फंक्शन होना चाहिए। क्या है वो फंक्शन? बाइल के प्रेजेंस में जो फैट्स होते हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू इमल्सिफाइड्स फैट, यानी कि सिंपलर फॉर्म ऑफ फैट्स। ये कैसे होता है? बाइल के प्रेजेंस में। ये हो गया बाइल का। एक और जूस आया था यहाँ पे, पैंक्रियाटिक जूस, जो कि पैंक्रियास से रिलीज़ हुआ था। उसका क्या काम होता है? पैंक्रियाटिक जूस के अंदर बहुत सारे अलग अलग तरीके के एंजाइम्स मौजूद होते हैं, जो कि मेजरली यहाँ पर हमें पढ़ने हैं 4। एक होता है आपका ट्रिप्सिन, देन वी हैव काइमोट्रिप्सिन। मैंने आपको बोला था कि हम बाइल और पैंक्रियाटिक जूस डिटेल में पढ़ेंगे। देन वी हैव अमाइलेज एंड लास्ट इज लाइपेज। क्या क्या रिएक्शंस होते हैं इनके, लेट्स सी। सबसे पहले जो प्रोटीन्स कन्वर्ट हुई थी उन प्रोटीन्स को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कौन करेगा? ट्रिप्सिन। और किस में कन्वर्ट करेगा? पॉलीपेप्टाइड्स में। कौन करेगा ये काम? ट्रिप्सिन। दैट मीन्स एक एंजाइम हो गया। कुछ ऐसी स्पेशल प्रोटीन्स होती है हमारे बॉडी में जिनको कन्वर्ट करने का काम सिर्फ ट्रिप्सिन नहीं कर पाता है, तो उन स्पेशल प्रोटीन्स को पॉलीपेप्टाइड में कन्वर्ट करने का काम काइमोट्रिप्सिन करता है। सारे के सारे एंजाइम्स एक तरीके के प्रोटीन एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल होते हैं, ये आपको पता है। द थर्ड थिंग दैट इज प्रेजेंट इनसाइड हमने पढ़ा था अमाइलेज, तो अमाइलेज भी कुछ करता होगा। तो जो सिंपल शुगर्स ऊपर से मिले हैं कार्बोहाइड्रेट्स, मुंह में जब अमाइलेज का डाइजेशन हुआ था तो वहाँ से हमें कुछ स्टार्च और शुगर्स मिले थे, उसको फर्दर उसको माल्टोज में कन्वर्ट करने का काम, बचे हुए को अगेन अमाइलेज, वहाँ पे भी अमाइलेज कर रहा था, यहाँ पे भी अमाइलेज करता है। और एक था हमने लाइपेज सुना, इमल्सिफाइड फैट्स के ऊपर बाइल काम कर चुका है, यानी कि अब जो फैट्स हमारे पास हैं वो किस टाइप में है? इमल्सिफाइड है, सिंपल फॉर्म में फैट्स हैं। उनके ऊपर जब लाइपेज रिएक्ट करता है तो वो फाइनल प्रोडक्ट्स क्या बनाता है? फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स, ग्लाइसरॉल्स नॉट ग्लिसरॉल्स, एंड दिस इज डन बाय लाइपेज। तो ये सारे के सारे वो एंजाइम्स हो गए जो पैंक्रियाटिक जूस रिलीज कर रहा था। फर्दर स्मॉल इंटेस्टाइन खुद के भी कुछ सिक्रीशंस रिलीज करता है जो कि सकस एंट्रिकस के थ्रू रिलीज हुए थे। सकस एंट्रिकस वाज द डाइजेस्टिव लिक्विड दैट स्मॉल इंटेस्टाइन इटसेल्फ सिक्रीट्स। इसमें भी कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि जो पेप्टाइड्स ऊपर बनी थी पॉलीपेप्टाइड्स, वो फाइनल हमारे बॉडी में जो प्रोटीन्स होती हैं वो अमीनो एसिड्स के फॉर्म में एब्जॉर्ब होती हैं, यानी कि अभी फाइनल डाइजेशन उनका बचा है, उनको अमीनो एसिड्स में लाना अभी बचा है। सो पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड में कन्वर्ट करने का काम करेंगे। मेजर टाइम्स व्हेन आप जब बायो में एंजाइम्स रेडिएशंस पढ़ेंगे तो जनरली क्या होता है, जिस चीज़ के ऊपर एक्शन हो रहा है उस एंजाइम का नाम उसी वर्ड के आगे एज सफिक्स लगा दिया जाए तो वो एंजाइम बनता है। मोस्ट ऑफ द टाइम, नॉट ऑलवेज, क्योंकि ऊपर के केसेस में ऐसा नहीं हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है। अभी सकस एंट्रिकस में जितने भी आप एंजाइम्स पढ़ेंगे सारे ऐसे हैं। पेप्टाइड्स को कन्वर्ट करने वाला पेप्टाइडेज। हमें माल्टोज शुगर मिली थी पैंक्रियाटिक जूस के सिक्रीशन के बाद। माल्टोज को फिर से हमारी बॉडी में ग्लूकोज चाहिए होता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को इसमें कन्वर्ट करना है। माल्टोज है, एंजाइम का नाम क्या हो जाएगा?
माल्टेज। अभी सर्कस एंड ट्रिकस की वजह से जो मीडियम हो जाता है पूरे के पूरे इंटेस्टाइन का, वो अल्कलीन हो जाता है, यानी कि बेसिक नॉट एसिडिक। ये हो गया। हमें ऊपर माल्टोज के बाद हमें ऊपर से एक और तरीके का सिंपल शुगर मिलता है, दैट इज सुक्रोज, जो कि बचे हुए सिंपल शुगर स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज में कन्वर्ट करता है। ये सारे एक सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ शुगर्स हैं जो कि हमारी बॉडी ले सकती है। सुक्रोज है तो कौन सा एंजाइम होगा? सुक्रेज। एंड लास्ट लैक्टोज, यानी कि मिल्क शुगर, इसको कन्वर्ट करना होता है फिर से ग्लूकोज और गैलेक्टोज में। तो अगर लैक्टोज कन्वर्ट हो रहा है तो एंजाइम क्या हो जाएगा? लैक्टेज। तो यहाँ पर आते आते हमारा डाइजेशन का प्रोसेस जो कि सेकेंड प्रोसेस था वो कंप्लीट हो जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन की तरफ। एंड द अदर थिंग दैट इज लेफ्ट इज एब्जॉर्प्शन। तीसरा स्टेप होलोजोइक न्यूट्रिशन का, वो एब्जॉर्प्शन कैसे हो रहा है? हमने विलाई के बारे में पढ़ा था। ये पूरी की पूरी लिक्विड जो काइम के फॉर्म में हमें स्टमक से मिली थी, अब यहाँ पे पहुँचते पहुँचते सर्कस एंड ट्रिकस के फंक्शन के बाद इसको हम काइल कहते हैं। और ये जैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन के विलाइज के कांटेक्ट में आती हैं, विलाई और इटसेल्फ प्लूरल है, विलाइज नहीं बोलेंगे, विलाई क्या करता है? सरफेस एरिया बहुत ज़्यादा होने की वजह से एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को इनिशिएट करता है। और एब्जॉर्प्शन होता कैसे है? ये सारा का सारा जो डाइजेस्टेड फॉर्म्स हैं, मतलब प्रोटीन्स का हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं, कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज मिलता है, फैट से फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स मिलते हैं। तो ये डाइजेस्टेड न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में फाइनली जो एब्जॉर्ब हो सकते हैं, ये एब्जॉर्ब हो जाते हैं। एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस हो गया, यानी कि अगला प्रोसेस क्या होगा? अगला प्रोसेस होगा होलोजोइक न्यूट्रिशन के हिसाब से एसिमिलेशन का। ये सब पहले पढ़ा है आपने होलोजोइक न्यूट्रिशन के टाइम पे। एसिमिलेशन कैसे होता है? सिंपली जो फूड अभी अभी एब्जॉर्ब हुआ है इंटेस्टाइन से, एब्जॉर्ब हुआ है यानी कि विलाइज ने लेकर उसको ट्रांसफर कर दिया होगा कहाँ? ब्लड कैपिलरीज में। तो वहाँ जैसे ही ब्लड एब्जॉर्ब फूड ब्लड में पहुँचा है, ब्लड नाउ मूव्स टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो बेसिकली एसिमिलेशन क्या है? वो जो एब्जॉर्ब्ड फूड बॉडी पार्ट्स में ब्लड के थ्रू पहुँचा है, उसका यूटिलाइज हो जाना बॉडी में, जहाँ पर भी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की या किसी भी तरीके के न्यूट्रिएंट्स की, उन न्यूट्रिएंट्स का, उन एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट्स का बॉडी के थ्रू यूटिलाइज हो जाना एसिमिलेशन कहलाता है। सो एसिमिलेशन का प्रोसेस भी कहाँ हो गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में ही। नाउ बेसिकली what will happen, the food is now being transferred to the large intestine, जहाँ पर रीअब्जॉर्प्शंस वगैरह बचे थे, तो वहाँ पर आते आते फिर से रीअब्जॉर्प्शन होता है वाटर और मिनरल्स का, और उनका भी एसिमिलेशन हो जाता है। नाउ व्हाट इज लेफ्ट इज द लास्ट स्टेप ऑफ डाइजेशन, दैट इज इजेशन, यानी कि जो भी स्टूल क्रिएट हुआ है इस एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस के बाद क्या हुआ था? जो लिक्विड फूड था वो पूरी तरीके से सेमी सॉलिड हो चुका था। सेमी सॉलिड होने का मतलब स्टूल में, फीसेस में कन्वर्ट हो चुका था। वो स्टूल टेम्परेरी स्टोर होती है और एनल ओपनिंग के थ्रू हमारी बॉडी उसको बाहर रिलीज कर देती है, डिस्चार्ज कर देती है। एंड हेयर इज़ द टाइम व्हेन डाइजेशन का प्रोसेस, होलोजोइक न्यूट्रिशन का प्रोसेस पूरी तरीके से हमारी बॉडी में कंप्लीट हो जाता है। एंड दैट्स इट। सो बाय नाउ वी आर एट द एंड ऑफ द टॉपिक न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स। हम सारे रिएक्शन स्टडी कर चुके हैं, सारे बेसिक एंजाइम्स के फंक्शंस को देख चुके हैं, कौन सा एंजाइम किस तरीके से काम करता है एंड ऑल दैट। सो इस लेक्चर में इतना ही। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी शिल स्टार्ट विद द सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ द चैप्टर, दैट इज रेस्पिरेशन, जो कि न्यूट्रिशन से काफ़ी हद तक जुड़ा है। रेस्पिरेशन है क्या? बेसिकली जो ग्लूकोज अभी एब्जॉर्ब हुआ है, उसी ग्लूकोज में ऑक्सीजन का मिलकर एनर्जी रिलीज करने के प्रोसेस को रेस्पिरेशन कहते हैं, और इस प्रोसेस को डिटेल में हमें स्टडी करना है। सो बाय नाउ आई होप आपको डाइजेशन हर तरीके के ऑर्गेनिजम्स में, जैसे कि प्लांट्स, सिंपल ऑर्गेनिजम्स, एनिमल्स, ह्यूमंस में समझ में आ गया हो। इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन, सो मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।